हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है द MG विंडसर EV Pro। शूट कर रहे हैं 5 जून को। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब पेड़ लगाया था, बहुत कम लगाए हैं। घर पे प्लांट्स लगाने की बात नहीं कर रहा, बट यस एनवायरनमेंट के लिए यार हमें कुछ करना तो चाहिए। आप कुछ करते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अब से शुरू कर सकते हो। बिकॉज MG विंडसर EV एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो डेफिनेटली हमें आज के दिन तो इसके बारे में बात करना बनता है। तो होने वाला है इसका एक डिटेल्ड सिटी ड्राइव रिव्यू, थोड़ा सा रेंज टेस्ट, शहर में कैसे चलाने में है, और साथ में थोड़ा बहुत हाईवे भी टच कर सकते हैं। और क्या बुरी चीज़ें क्या अच्छी चीज़ें, ड्राइव में कितना डिफरेंस आया है, नई प्रो में नए जो प्रो फीचर्स आए हैं वो सही हैं या नहीं, और कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट बनता है। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं MG विंडसर EV Pro। चलो ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में जाके हम ट्रिप को करेंगे रीसेट, ताकि आपके लिए रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए। ट्रिप हमने 0 कर दिया है। 86% बैटरी है, 367 की रेंज दिखा रहा है, बिकॉज काफ़ी देर से AC ऑन था हमारा। बट चलो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इसका रेंज टेस्ट नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो उसको कैसे चलाना चाहिए, कैसी बेस्ट रेंज आती है, कैसे चार्ज करना चाहिए, सब कुछ बताऊँगा। तो अगेन कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है। तो सबसे पहले हम EV पॉइंट ऑफ व्यू से विंडसर EV Pro में नया क्या आया है वो डिस्कस कर लेते हैं। विंडसर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होगे, बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ इंडिया इस टाइम पर है ये। और उससे भी खास बात हो जाती है इस गाड़ी के बारे में कि MG ब्रांड की है। अब MG ब्रांड का मतलब ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर 1 रहने वाली है। काफ़ी देर से इनको अवार्ड्स भी मिलते आ रहे हैं, तो आप भी अपना MG विंडसर का या MG गाड़ी का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर सकते हैं। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही नेगेटिव फीडबैक मिला है MG कॉमेट का, लेकिन वो भी शोरूम की गलती थी। बट एनीवेज आई होप MG कंपनी उस पर काम करे। बट वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल MG विंडसर EV Pro नया है, ADAS लेवल 2। 3-4 फीचर्स तो अल्टीमेट लेवल के हैं, जैसे कि ट्रैफिक जैम असिस्ट आपको मिल जाता है, तो उसको यूज़ करते हैं हम। तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की तरीके से काम करता है। अगली गाड़ी के हिसाब से स्पीड जज करेगा, चलाएगा, स्टॉप हो जाएगी, थोड़ी सी वो चलेगी तो उसके पीछे भी चल पड़ेगी। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता। EVs पहले ही ऑटोमेटिक होती है तो क्लच तो प्रेस करना नहीं, बट आपको यहाँ पर ब्रेक और एक्सलेरेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये गाड़ी खुद हैंडल कर लेती है। वैसे ही सामने बाइक तो यहाँ पर भी बाइक, गाड़ी तो गाड़ी। इसको ADAS वाले बटन को प्रेस करके रखने पे आपके ADAS एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ब्लू हो गया है, यानी कि अब आपके सारे ADAS फीचर्स काम कर रहे हैं। अब अगली गाड़ी के हिसाब से ये स्पीड एडजस्ट करता रहेगा। अगर सामने कुछ आएगा, जैसे अभी इसने किया, सामने ऑटो ने ब्रेक लगाई तो, और आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, चाहे वो ऑटो की हो या कोई भी व्हीकल्स, इवन 2 व्हीलर्स भी आपके स्क्रीन पे शो होते रहेंगे। और स्टीयरिंग भी ऑफकोर्स उसी साथ चलेगा। थोड़ा राइट इंडिकेटर देते क्योंकि हमें लेफ्ट नहीं जाना। और लेन्स तो ये रीड कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इंडिकेटर दिया तो वो लेन्स को रीड मतलब अब करना बंद कर दिया, और अब उसने दोबारा शुरू करेगा। अब मैंने नॉर्मली ADAS पे मतलब नॉर्मल कंट्रोल मैंने वापस ले लिया है, और अब देख सकते हैं कि अब ADAS इसके वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली। लेन नहीं भी है तब भी, एक साइड की लेन नहीं, लेकिन राइट की लेन के हिसाब से इसने अपने आप को जज कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं, सेंट्रल लेन पे आ जाते हैं और स्टीयरिंग ने वापस से रीड कर ली लेन। तो ADAS फीचर्स MG में पहले भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इनफैक्ट उससे थोड़े एडवांस ही लग रहे हैं, बिकॉज ये नया क्लस्टर और नया यूज़र इंटरफेस आ गया है। क्योंकि ये चीज़ें अभी आपके पास हेक्टर में, एस्टर में नहीं अवेलेबल, जो कि विंडसर EV Pro में आ गई। ये लेटेस्ट ADAS हो गया MG की तरफ से। अब आगे बड़ी गाड़ी है तो उसको एज अ बड़ी गाड़ी कंसिडर कर रहा है, ऑटो है तो एक छोटी गाड़ी दिखा रहा है। अभी ये गाड़ी इधर आ जाएगी तो उस हिसाब से ब्रेक भी लगा लेगा, एडजस्ट कर लेगा। और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक जैम असिस्ट, ये सब मिलके काम करते हैं लेन कीप असिस्ट के साथ भी, ताकि आपकी ड्राइविंग इजी टू इजी हो सके। अब अगले व्हीकल के हिसाब से ही एडजस्ट करके ब्रेक लगा रहा है। आगे जैसे इनोवा है और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब अपने आप आ रहा है।
ब्रेक भी ऐसी लगेगी अगर रुकने की ज़रूरत पड़ी तो। वो कह रहे होल्ड स्टीयरिंग व्हील, मैंने पकड़ लिया वैसे, बट एक बार देखो ऑटोमेटिकली 10 की स्पीड हो गई है अभी, 9 तो 0, यानी कि बिल्कुल हॉल्ट भी हो जाता है और दोबारा चलना हो तो वो चल भी लेगा। फॉर एग्जांपल अभी रेड लाइट होगी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ब्रेक भी ऑटोमेटिकली लगी है, एक्सीलरेट भी अपने आप से करेगा। सो दिस इज़ हाउ ट्रैफिक जैम असिस्ट वर्क्स, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक। तो क्योंकि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत सारी गाड़ियों में वैसे आते हैं कि आप 40 की स्पीड मिनिमम चाहिए तब उसे मेंटेन करेगा, इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। तो आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक 0 स्पीड पे भी इजीली काम कर सकते हो। इसी तरीके से इसका एक बेंड क्रूज असिस्ट आता है, जब ऐसे बेंड आता है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट तो करती है स्टीयरिंग, लेकिन अगर बेंड ज़्यादा हो तो स्पीड कम करके ये एडजस्ट करेगा। ऐसा ही नहीं कि बस एकदम से तेज़ मोड़ दिया समझ रहे हो, और ये भी नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो बेंड क्रूज असिस्ट में ये स्पीड कम भी करता है, गाड़ी आगे हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कर्व ज़्यादा है तो उस हिसाब से स्पीड कम करके उस कर्व से निकालेगा, सेफ साइड रहने के लिए। अब मैंने बस क्योंकि काफ़ी देर गाड़ी रुकी रही, अब दोबारा चलना है तो मेरे को सिर्फ एक्सीलरेटर पेडल के ऊपर एक बार पैर रखना पड़ा, तो अब वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और अगली गाड़ियों के हिसाब से ये एडजस्ट करती रहेगी गाड़ी अपने आप। सो ADAS लेवल 2 विंडसर EV प्रो में परफेक्टली काम करता है। अब रेंज टेस्ट में ये भी ज़रूरी था कि ADAS भी टेस्ट हो जाए ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हम टेस्ट नहीं करेंगे, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, वो सेफ़ इन्वायरमेंट में टेस्ट करना चाहिए हमेशा, इसलिए अभी उसको अवॉइड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस EV में और फीचर्स क्या ऐड हुए? पावर टेलगेट, आइवरी इंटीरियर ऐड कर दिया गया, 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आ गए, लुक्स वेरी नाइस, बिकॉज पहले थोड़े EV सेंट्रिक लगते थे, लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा बेटर लगने लग गए हैं, क्योंकि एक SUV वाली लुक आने लग गई है, क्योंकि SUV का टायर इसमें लग गया है, ठीक है कि नहीं। अब चलो आपसे बात करते हैं EV सेंट्रिक चीज़ें। सस्पेंशन, मैं उससे उतना खुश नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं हो गई ये वाली EV प्रो में, क्योंकि बैटरी साइज़ बढ़ गया, बैटरी का वेट भी बढ़ गया, तो इन्होंने सस्पेंशन हार्ड कर दी ताकि बैटरी का ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन रखा जा सके। लेकिन उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि राइड उतनी कंफर्टेबल नहीं रही। हवा भी वैसे अभी टायरों में थोड़ी थोड़ी कम है, TPMS दिखा रहा था इसमें, जो कि बेस वेरिएंट से आ जाता है, दैट्स ग्रेट, बट हवा थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मतलब कंफर्टेबल उतनी ज़्यादा नहीं लग रही टायर पॉइंट ऑफ, सस्पेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, तो अभी मैं ऐसा करूँगा, हवा भी भरवा लूँगा, वैसे उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा, बट यस सस्पेंशन को हार्ड कर दिया गया ताकि बैटरी का वेट मैनेज किया जा सके। अभी हम टनल में आ गए इसलिए अंधेरा हो गया था, अभी टनल से बाहर निकलेंगे तो ठीक हो जाएगा। गाड़ी में मिलते हैं आपको इको प्लस, इको नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, अमेजिंगली काम करते हैं। कैसे? इको प्लस होगा तो सिटीज़ में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बट वैसे सही बताओ तो हाईवे पे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि रीजन उस अकॉर्डिंगली काम करता है। बट अगर आप इको प्लस पे चलाएंगे तो रीजन मैक्सिमम होगा, तो जैसे मैंने एक्सीलरेटर पैडल से पैर हटाया, ब्रेक नहीं लगाई, लेकिन ब्रेक ऑटोमेटिकली थोड़ी सी लग जाती है, जो कि यूजुअली सिटी में चाहिए भी होता है, तभी आप एक्सीलरेटर से पैर हटाते हो जब आपको ब्रेक लगानी होती है थोड़ी, तो थोड़ी ब्रेक ही ऑटोमेटिकली लगा लेगा इको प्लस में, तो मेरी ड्राइविंग भी आसान हो जाती है और मेरी रेंज भी ज़्यादा आती है। उसी तरीके से इको मोड है जिसमें कम रीजनरेटिव है, फिर आता है नॉर्मल जिसमें और कम हो जाती है, और स्पोर्ट्स मोड में तो काफ़ी कम रीजनरेशन है, पावर ही ज़्यादा मिलती है, तो वो पिकअप के लिए, हाईवेज़ के लिए, अगर फन टू ड्राइव एलिमेंट आप EV का एंजॉय करना चाहते हो तो आपको स्पोर्ट्स मोड में मिलेगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, बहुत लोगों को ये लगता है कि हम EV लेंगे तो सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे, ऐसा नहीं होता, पावर भी आपको ज़्यादा मिलती है, यानी कि पेट्रोल वगैरह से आपको ज़्यादा टॉर्क फील होती है, बिकॉज ये मोटर और बैटरी का कॉम्बिनेशन है, और जब मोटर होती है उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले फ्यूल जाएगा, हवा जाएगी, पिस्टन चलेंगे, धीरे धीरे वो पावर आएगी, वो चेन है वो RPM इकट्ठी करेगी, नहीं, 0 RPM से टॉर्क इंस्टेंट मिल जाती है, तो जैसे ही किया उसी वक्त फुल पावर जाए और उसी वक्त पूरी मोटर स्पिन तेज, तो आपको एक्सलेरेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चाहे कोई भी ले लो। हालांकि विंडसर EV को ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं, एफिशिएंट तरीके से 136 PS एंड 200 न्यूटन स्टॉक दी गई है, सुनने में ठीक ठाक सी लगती है, लेकिन किसी और गाड़ी, सपोज कोई पेट्रोल गाड़ी है जो 136 PS और 200 न्यूटन जनरेट करती है, उससे ज़्यादा एक्सलेरेशन आपको EV मिलेगी, क्योंकि टॉर्क मिल जल्दी जाती है। उनमें तो आपको कम से कम 1700-1800 RPM तक वेट करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। सो यस, अब बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक में रेंज ज़्यादा कैसे निकालें। एक तो आप सनरूफ बंद करके निकाल सकते हैं, यानी कि सनरूफ बंद करेंगे तो AC को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जितना AC आराम से चलेगा उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी बचेगी ताकि आपकी गाड़ी चल सके, एक चीज़।
अभी हमने इसलिए ओपन करी है क्योंकि व्यू अच्छा आता है ना कैमरे में, प्रॉपर स्काई रूफ दिखती है, मज़ा आता है, लाइट यूनिफॉर्म रहती है, नहीं तो थोड़ा डार्क हो जाता है अंदर, इसलिए हमें अपनी सनरूफ जो है वो खोलनी रख पड़ती है। अब दूसरा तरीका ज़्यादा रेंज लाने का वो ये है कि अगर एसी चला भी रहे हो तो टेम्परेचर कभी भी 16-18 डिग्रीज मत रखो, उसे रखो 21, 22, 24। वैसे तो आइडियल 24 है, बट आजकल गर्मी देखो ज़्यादा, तो ठीक है 22 रख लो। तो वही अगेन कंप्रेसर पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, तो आपकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़िया रहती है एसी की, ओवरऑल कंप्रेसर की, गैस की, और उसके साथ साथ आपको रेंज भी थोड़ी बेटर मिल जाती है। रैपिड, जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, रैपिड एक्सलेरेशन और रैपिड डी एक्सलेरेशन थोड़ी सी अवॉइड करें। ब्रेक लगानी पड़ रही है फिर तो आप लगाओगे ही अनडाउटेडली, बट एकदम से रेस दो, एकदम से ऐसी ब्रेक लगा लो फालतू में, उसका कोई सेंस नहीं है। आपको पता है आगे रेड लाइट है, मेरे को रुकना है, तो थोड़ी सी आप एक्सीलेटर से पैडल हटा लो, वो धीरे धीरे गाड़ी ऑटोमेटिकली वहाँ आके रुक जाएगी। ये नहीं ना कि पूरा वहाँ पहुँचे फिर आपने ब्रेक लगाई। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट अ बेटर रेंज इन एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल। हालांकि ये वाला जो मेथड है ये किसी पेट्रोल डीजल में भी काम करता है, तो आप एक्सीलेटर पैडल से हटा के न्यूट्रल करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहाड़ों में नहीं कह रहा, नॉर्मल प्लेन में कह रहा हूँ, तो वहाँ कर पाओगे। ईवीज में एक और बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि पहाड़ों में आपको रेंज अच्छी मिलती है। मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, चढ़ाई वाले टाइम पे थोड़ी कंपैरेटिवली कम आएगी, लेकिन जब उतारते हो गाड़ी तो चार्ज बल्कि ज़्यादा होती है। तो आई पर्सनली बिलीव कि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाती है जब पहाड़ों से उतरना आते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 किलोमीटर चढ़ोगे, 100 किलोमीटर आप सिर्फ चढ़ाई चढ़ी आपने, तो रेंज यूज़ होगी 150 किलोमीटर की, लेकिन जब वापस आओगे तो 200 किलोमीटर चार्ज भी हो जाएगी। मतलब दिस इज अमेजिंग, मतलब बहुत सही रहता है यार ये। तो पर्सनली ये ईवीज़ का पहाड़ों में बड़ा मज़ेदार चीज़ रहती है, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे कम मिलता है, तो अपने आप टायर्स ही आपकी गाड़ी को चार्ज करते रहते हैं। इस तरीके से आप ईवीज़ में ज़्यादा अच्छी चार्जिंग अचीव कर पाते हैं। ये सारे मैंने मेथड्स आपके साथ शेयर कर दिया। विंडसर ईवी प्रो की अगर हम अब ड्राइव रिव्यू वाली पॉइंट से करें तो सस्पेंशन ही है जो मुझे पर्सनली नहीं अच्छी लगती। उसके अलावा गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम नहीं लगती। स्पेस मिलेगी, रेंज मिलेगी, फीचर्स मिलेंगे, प्राइस सही है। एक ही प्रॉब्लम है, कंपनी को ना हमने ज़्यादा बोल दिया कि प्राइस आपने अच्छी लॉन्च करी है, तो कंपनी ने उस चीज़ का उठा लिया फ़ायदा और क्या किया, प्राइस बढ़ा दिए फिर से। अभी तो लॉन्च हुई है प्रो, देखो पहले लॉन्च हुई 17.5 में, चलो वो समझ आता है। उन्होंने कहा था कि 8,000 बुकिंग तक हम इसका प्राइस यही रखेंगे और बाद में इसका प्राइस जो है उसे इंक्रीज़ कर देंगे। तो उन्होंने इंक्रीज़ करके 18.10 कर दिया, 18,10,000। चलो फिर भी ठीक है यार, चलो आपने कहा था हम बढ़ा देंगे, 8,000 बुकिंग होगी, आपने बढ़ा दी, ठीक है। लेकिन अब फिर से प्राइस बढ़ गई 1830, 20,000 और बढ़ गए। तो यार एमजी ये मत करो यार, आपकी जेन्युइनली बहुत अच्छी गाड़ी है, प्राइस प्लीज़ बार बार मत बढ़ाओ, इतनी जल्दी मत बढ़ाओ, टेक सम टाइम। हो सकता है कि लोगों को अब 1810 ही ज़्यादा लग रहा हो कि यार अभी तो, क्योंकि अब ये देखो ना 1750 प्राइस समझ आ रहा था, सीधा 60,000 रुपीज़ बढ़ने का ये मतलब है कि अब एकदम से प्राइस लगता है लोगों को कि यार बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और अब आपने 20,000 और बढ़ा दिए, तो थोड़ा सा मेरे को अनफेयर लग रहा है लोगों के लिए। सो प्लीज़ एमजी ऐसा मत करो। आई होप आप अब पैसे तो कम नहीं करोगे, अब क्या करो, कोई ऑफर और ऐड कर दो ना, पैसे उतने ले लो, चीज़ें थोड़ी सी ऐड कर दो ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार अब तो हमारा ज़्यादा ही नुकसान हो गया। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू दैट, प्लीज़, लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। अब ओवरऑल इस गाड़ी को शहर में चलाने का एक्सपीरियंस वो डिस्कस करते हैं। देखो अगर तो एक ईवी लेने का सोच रहे हो वैसे, तो शहर में ही अगर आपकी गाड़ी चलती ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ायदा तो आपको तभी करवा पाएगी, तो आप इसका कम बैटरी पैक वाला भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं बड़ा हो। लेकिन अगर ओकेजनली बाहर जाते हो, कुछ चाहिए कि 350-400 किलोमीटर मुझे जाना होता है, तो डेफिनेटली आप इसका लार्जर बैटरी पैक परचेज़ करना। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात कि सिटी में ये गाड़ी चलाने में है कैसी, पैसे तो आपके बचेंगे। स्टीयरिंग लवली, वे आप हो जाता है जब आप हाईवे पे होते हो, यानी कि 60, 70, 80 की स्पीड पे होते हो, लेकिन उससे कम होते हो तो गाड़ी को चलाना काफ़ी आसान है। वैसे तो इसमें आपको व्हील बेस 2700 का मिल जाता है, विच गिव्स यू अ वेरी गुड स्पेस। लेकिन एक मन में क्वेश्चन आता है कि यार क्या ये यू टर्न अच्छे से ले पाता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली यू टर्न, शार्प टर्न्स बहुत आसानी से स्टीयरिंग से यूज़ कर पाओगे, टर्निंग रेडियस ज़्यादा नहीं आता, एंड ईजी एक्सपीरियंस रहता है आपको इस गाड़ी को चलाने का। सस्पेंशन थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, खड्डे हों, स्पीड ब्रेकर हो, तो झटका और आवाज़ तो दोनों आपको अंदर आएगी। सस्पेंशन आई विश थोड़ी सॉफ्टवेयर होती, लेकिन बैटरी का वेट अब इतना ज़्यादा है कि उसे मेंटेन रखना है, ग्राउंड क्लियरेंस, तो एक हैवी सस्पेंशन रखनी ज़रूरी हो जाती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन थोड़ा हैवी अगर हम बोलो या स्टिफ सस्पेंशन का जो बेनिफिट है वो ये मिल जाता है कि बॉडी रोल काफ़ी कम होता है। उसके अलावा जब आपको चाहिए कि आप जल्दी से ओवरटेक करना चाहते हो तो पावर और टॉर्क तो अच्छी मिल ही रही है।
ओवरऑल देखो मुझे तो इसकी हैंडलिंग 9 आउट ऑफ 10 लगती है। सिर्फ सस्पेंशन की एक कंप्लेंट है, बाकी आप इसके 360 डिग्री कैमरा को यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स है तो वो भी आपके टाइट स्पॉट्स पे पार्किंग में या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी हेल्प करते हैं। और 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इज़ एक्चुअली गुड, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब हेक्टर आई थी तो बहुत ही गंदी क्वालिटी थी उसकी 360 डिग्री कैमरा की। फिर हेक्टर के जब नया वेरिएंट आया उसकी ठीक ठाक थी, नॉट द बेस्ट, बट दिस इज़ एक्चुअली गुड। तो ईजी है यूज़ करना, सारी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। बड़ी 15.6 इंचज़ की टच स्क्रीन मिल जाती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो यूज़ करना अगेन ईजी हो जाता है और ड्राइव करना भी। बाकी गाड़ी में फीचर्स तो आपको पता ही है, 256 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग है, 9 इन्फिनिटी के स्पीकर्स हैं, स्काई रूफ मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट आपको मिलेगी, दोनों ही सीट्स ये वेंटिलेटेड भी रहने वाली हैं। और अगेन रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलता है आपको। और अच्छी बात ये है कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ओवरऑल वेरिएंट्स हैं। बस यही है कि जो टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस थोड़ा बढ़ाई जा रहे हैं बेफालतू में, नहीं बढ़ाना चाहिए कंपनी को। अच्छा वाला 17.5 रखा, चलो बढ़ा के 18 कर दिया, 18.10 कर दिया, अब 18.31 तो ज़्यादा लगता है यार। मुझे नहीं लगता कि कंपनी को रेट इसका और बढ़ाना चाहिए। तो हमने आज गाड़ी चलाई टोटल 41.3 किलोमीटर्स। चलो कैलकुलेशन करें। आज गाड़ी चला के मज़ा तो बहुत आया, लेकिन टाइम थोड़ा कम मिला। सिर्फ 40 किलोमीटर से इसे हम चला पाए, क्योंकि 2 से 3 घंटे के टोटल टाइम हमें मिला, जिसमें हमें गाड़ी को स्टैटिक शूट भी करना था, आपके लिए सुंदर सुंदर बी-रोल्स भी लेने थे और ड्राइव करके आपको चीज़ें भी बतानी थी। कैमरा सेट करने पे भी टाइम लग ही जाता है थोड़ा सा, बट चलो अब बारी आती है कैलकुलेशंस करने की। तो 41.2 किलोमीटर चलाया, 12% बैटरी यूज़ हुई, और अगर टिक 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 कैलकुलेटर पे मैथ्स करी तो 343 किलोमीटर्स की रेंज आई है, विच इज़ एक्चुअली लो। मैं MG से यार ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। 449 की क्लेम करके 343 किलोमीटर्स की रेंज, ये तो किसी और कंपनी वाला काम हो गया। इस कंपनी का काम तो मुझे नहीं लग रहा है ये। पहले तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि विंडसर नॉर्मल आती है तो 331 किलोमीटर्स कह के 300 किलोमीटर की रेंज तो आपको मिल ही जाती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि चला अभी हम सिर्फ 40 किलोमीटर से के हैं, हमने सिटी और हाईवे दोनों चलाया, तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर इसे मैं ज़्यादा चलाऊँगा तो ज़्यादा अच्छी माइलेज मिल पाएगी, रेंज मिल पाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। मैं MG से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इसका इंटेंस रिव्यू तो बनता है, तो जल्दी हम उसे भी शूट करना चाहेंगे। सो दिस वॉज द सिटी ड्राइव रिव्यू, जहाँ पर वेस्ट वेरिएंट की अगर हम बात करें तो आपको आई पर्सनली बिलीव एक्सक्लूसिव नॉन प्रो वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है मुझे। एक दूसरा लगता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है ही, ज़्यादा रेंज चाहिए, जाना है हाईवेज पे, तभी प्रो की तरफ सोचना, वरना मत सोचना। बिकॉज ADAS, एलॉय व्हील्स, पावर टेलगेट, ये अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा ना ही करें तो चल जाएगा। 15 लाख में भी आप एक्सक्लूसिव वेरिएंट को अपना बना सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें सारी मिलेंगी, ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी, प्लस आपको रेंज भी एक्सेप्टेबल मिल जाती है, जिसमें सिटी में आना जाना तो बहुत आसान रहता है। मोस्टली लोगों ने शहरों में गाड़ी चलानी होती है। सो दिस इज़ माई कंप्लीट ओपिनियन ऑन द MG विंडसर EV प्रो। डिटेल्ड वीडियो आपको थोड़ी और रुक के मिलेगी रिव्यू की, तो थोड़ा सा वेट और कर ले। वॉक अराउंड देखना चाहते हैं तो अलग से शूट कर दिए गए, क्विक सिटी रिव्यू आपके सामने। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।